Hello everyone, I am Ravneet, a second year MBBS student from Lady Hardinge Medical College, New Delhi. And today let's discuss hemodynamic disorders, thromboembolic shock, disease and shock. So this whole lecture is based on Robin's pathological basis of disease. So let's get into it. So first topic is edema. What is edema? edema क्या होता है कि जब किसी वेसल से एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में वाटर की नेट मूवमेंट हो तो पहले वाटर एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में जाएगा और वो फिर टिश्यू में अकुमुलेट हो जाएगा एंड इस टिश्यू में अकुमुलेशन को वी कॉल एडीमा. अब इस एडीमा से क्या इफ़ेक्ट आएगा वो डिपेंड करता है कि एडीमा कितना सीवियर है और इसकी लोकेशन क्या है. एडीमा का मोस्ट कॉमन कॉजेज़ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है. और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर स्ट्रोक. अब अगर फ्लूइड अकुमुलेट हो रहा है टिश्यू में तो उसे हम कहते हैं एडीमा, और अगर यही फ्लूइड बॉडी कैविटी में अकुमुलेट होगा तो उसे हम कहेंगे फ्यूजन, ठीक है. नाउ अब ये जो एडीमा है इट कैन कोज सीवीएस, रीनल या हिपैटिक फंक्शनल डिसऑर्डर. नॉर्मल कंडीशन में इस वाटर का फ़्लो क्या होता है कि मान लो ब्लड से थोड़ा सा वाटर इंटरस्टिशियम में आया, इट विल बी टेकन अप बाय एनी लिम्फ वेसल उसे ड्रेन करेगा थोरेसिक डक्ट में, विच विल फर्दर ड्रेन इट इनटू ब्लड एंड फिर ब्लड से वापस ये साइकिल कंटिन्यू होगी. लेकिन अगर इस साइकिल में कहीं पे कोई डिसऑर्डर हो जाता है सो इट लीड्स टू एडीमा. अब एडीमा या इफ्यूजन कैन बी इन्फ्लामेटरी या नॉन इन्फ्लामेटरी. अगर वो इन्फ्लामेटरी है सो उस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्सुडेट, और अगर वो नॉन इन्फ्लामेटरी है सो इट इज़ नोन एज ट्रांसुडेट. सो एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट की सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं होती. So they are differentiated based on their protein content etc. on the base of their specific gravity. This is just a basic overview कि inflammatory conditions में we get an exudate and non-inflammatory conditions में we get a transudate. Okay, so you can remember it by NIT, NIT, non-inflammatory transudate. So now microscopically हमें edema कैसा दिखता है? सो माइक्रोस्कोपिकली जब हम एक एडीमा वाले सेल को देखेंगे सो वी सी सेपरेशन ऑफ ECM एंड थोड़ी सी स्वेलिंग. अगर देयर इज़ अ सबक्यूटेनियस एडीमा सो उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का इंक्रीज़ होना विच इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी, इसीलिए इट शोज पिटिंग एडीमा. अगर रीनल डिसफंक्शन की कोज से एडीमा हो रहा है सो एडीमा इज़ ऑब्जर्व्ड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि आईलिड विच कोज पेरीऑर्बिटल एडीमा. सो नाउ अगर पल्मोनरी एडीमा हो रहा है सो वेट ऑफ द लंग इंक्रीज बाय 2 to 3 times. वी सी फ्रोदी ब्लड tinged fluid which is because of frothy blood tinged fluid which is because of extravasated RBC and it is combined with air. Now brain edema can be localized or generalized. उसके बाद इफ्यूजन क्या है? बॉडी कैविटी में अकुमुलेट होना. अगर थोरेसिक कैविटी में अकुमुलेट हो रहा है इट इज़ हाइड्रोथोरेक्स. सिमिलरली इट कैन बी हाइड्रोपेरिकार्डियम और हाइड्रोपेरिटोनियम विच इज़ ऑल्सो नोन एज एसाइट्स. Now this effusion can be transudative and exudative. Exudative is cloudy and transudative is throw colored and इसका exception क्या है? पेरिटोनियम कभी कभी क्लाउडी क्यों होता है? इट इज़ मिल्की बिकॉज लिपिड्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट. एंड पेरिटोनियल इफ्यूजन का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? लिम्फेटिक ब्लॉकेज विच इज़ नोन एज काइलस इफ्यूजन. सो नाउ these are some of the causes of edema. Edema is basically a result of a disbalance between all the pressures we have like hydrostatic pressure and the oncotic pressure. So in this, if there is a increased hydrostatic pressure, the most common cause is impaired venous return. उसमें भी it can be systemic or localized. अगर there is congestive heart failure it will cause systemic which is widespread edema, and if it is like local thrombosis it causes confined edema. Okay, then
reduced plasma osmotic pressure, which is hypoproteinemia. So why we call it hypoproteinemia? And in proteins, the most, like the half of the total protein is albumin. So if it decrease, it cause edema, and which leads to decrease in intravascular volume, and which will lead to renal hypoperfusion, and which will lead to secondary hyperaldosteronism. In lymphatic obstruction, it can be post-surgical, post-irradiational, inflammatory and neoplastic. One of the example is filariasis. Filariasis में क्या होता है कि there is obstructive fibrosis of lymphatic channels and lymphatic nodes which leads to edema. अब sodium retention is because of the two combined factors, which is increased hydrostatic pressure and reduced plasma oncotic pressure. Then we have inflammation as a cause of edema. So now what are the consequences of edema? सबसे पहले we have subcutaneous edema. So subcutaneous edema का most common signal क्या होता है? Cardiac या renal dysfunction. So subcutaneous edema impairs wound healing and clearance of infection. Pulmonary edema से there is left ventricular failure, which can lead to renal failure or acute respiratory distress syndrome. If there is edema in pulmonary interstitium, it can lead to hypoxemia, and it forms a favorable environment for bacterial infection. Peritoneal effusion is prone to seeding by bacteria. If the brain edema is severe, the brain can herniate through the foramen magnum, and it can injure the medullary center, which can lead to death. So now this is the mechanisms of systemic edema in heart failure, renal failure and nephrotic syndrome. So whenever there is heart failure, it increases the capillary hydrostatic pressure, decreases the renal blood flow, which activates the RAS system, which increases the blood volume, and this all can lead to edema. Similarly, in malnutrition, decreased hepatic synthesis of protein and nephrotic syndrome, plasma albumin decreases, which decreases the plasma oncotic pressure, which can lead to edema. So this was all about edema. Now we come to hyperemia and congestion. So hyperemia and congestion दोनों का एक ही मतलब होता है, increased blood volume within the tissue. edema क्या था? टिश्यू में फ्लूइड वाटर का accumulation, and hyperemia और congestion क्या है? टिश्यू में blood volume का increase हो जाना. So इन दोनों में difference क्या है? Hyperemia is active and congestion is passive. So hyperemia का cause क्या होता है? Arteriolar dilation. तो मतलब टिश्यू को जो आर्टरी सप्लाई कर रही थी वो डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम उस जगह पे इंक्रीज़ हो जाएगा. सो अब क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है, सो इट विल लीड टू एरिथमा, विच मीन्स दैट अफेक्टेड टिश्यू टर्न्स रेड. कंजेशन का कोज क्या होता है? जब वेनस आउटफ्लो डिक्रीज़ हो जाए, तो मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अक्यूमुलेट हो रहा है, विच विल लीड टू साइनोसिस. It can be systemic in case of cardiac failure and localized in case of isolated venous obstruction. अब chronic passive congestion क्या आती है? It is seen in chronic now this can lead to chronic hypoxia, क्योंकि टिश्यू में से deoxygenated blood नहीं जा रहा और oxygenated blood आ नहीं रहा, which will lead to ischemic tissue injury, which will lead to scarring. So now chronically congested tissue में क्या होता है? कैपिलरी रप्चर हो जाती है, which lead to small hemorrhagic foci, and it is due to catabolism of extravasated red cells. तो अब जब इनकी कैटाबोलिज्म हो रही है तो हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेज के रेजिडुअल क्लस्टर्स दिखते हैं. सो दिस इज सीन माइक्रोस्कोपिकली. कंजेशन में और क्या होता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, विच लीड टू एडिमा. सो नाउ साइनोसिस इज ड्यू टू टू like reasons. First is red cell stasis and second is deoxygenated hemoglobin. So now congestion, हम दो organs में congestion पढ़ेंगे. First is pulmonary congestion. Pulmonary congestion can be acute or chronic. Acute में हमें क्या दिखता है कि alveolar capillaries are engorged with blood. alveolar जो alveoli का septa होता है उसमें edema होता है and there is focal intra-alveolar hemorrhage. Chronic का कोज क्या होता है? congenital heart failure. इसमें जो सेप्टा है
वो बार बार इडीमा होके थिकन्ड और फाइब्रोटिक हो जाते हैं। एल्वियोलाई में क्या होता है, मैक्रोफाज में हीमोसिड्रिन लेडन होता है। हिपैटिक कंजेशन कैन बी अक्यूट और क्रोनिक। अक्यूट में सेंट्री लोब्यूलर मतलब जगह पे क्या होता है, लोब्यूल के सेंटर में इस्केमिक नेक्रोसिस एंड पेरिफेरी में फैटी चेंजेस। क्रोनिक हेपेटिक कंजेशन में वी सी नटमेग लिवर। So this is nutmeg liver grossly and microscopically. एंड बी में हम देख सकते हैं कि लोब्यूल्स के सेंटर में वी हैव नेक्रोसिस एंड साइड में वी विल हैव फैटी चेंजेस। सो वी हैव डन 2 हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स। उसके बाद आता है शोक। शोक क्या होता है, सर्कुलेटरी फेलियर। So it is due to impaired tissue perfusion which will lead to cellular hypoxia.